वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज है 5 मार्च और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस होंगे डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंदर, हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जितना पिछला आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने की भी कोशिश करेंगे ताकि क्लास में ही चीजें आपको रिवीजन होती रहे और आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? बेंगलुरु ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता, इसका एकल खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये एक टेनिस प्रतियोगिता है। नाम क्या है? बेंगलुरु ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर। अगर हम बात करें इसका तो ध्यान रखिएगा, ब्रेंडन होल्ट ने इस प्रतियोगिता को जीता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ब्रेंडन होल्ट की बात करूं तो ये अमेरिका के हैं और इन्होंने किसको हरा करके ये प्रतियोगिता जीती है? तो सिंटारो मोचीजुका को हरा करके ये प्रतियोगिता अपने नाम की इन्होंने। ठीक है, और सिंटारो मोचीजुका की बात करूं अगर मैं, तो ये कहाँ के हैं? ये आपके जापान के प्लेयर हैं। ठीक है, तो जापान के सिंटारो मोचीजुका को हरा करके अमेरिका के ब्रेंडन होल्ट ने इस टूर्नामेंट को जीता है, एकल खिताब अपने नाम किया है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इनका संबंध किस देश से है ब्रेंडन होल्ट का, क्योंकि एग्जाम में खिलाड़ियों के देश पूछे जाते हैं आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में। करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे, स्टैटिक जीके भी आपका क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रतियोगिता चली है ये कब से कब तक चली है? तो 24 फरवरी को ये जो टूर्नामेंट है शुरू हुआ था और 2 मार्च तक ये टूर्नामेंट आपका चला है। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, एकल खिताब देख लिया आपने, एक देखिए डबल्स वाला। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कि डबल्स जो यानी युगल विजेता जो है वो किसने जीता है, क्योंकि भारत के प्लेयर इसके अंदर हैं इसलिए ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। युगल विजेता अगर हम बात करें तो अनिरुद्ध चंद्रशेखर जो कि भारत के हैं और रे हो जो कि ताइवान के हैं, इन दोनों ने मिलकर के युगल टूर्नामेंट वाला जो है उसको अपने नाम किया है, युगल खिताब। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में कुछ टेनिस टूर्नामेंट हुए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा, बस फटाफट मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। चेन्नई ओपन 2025, ये अभी हाल ही में किरियन जैकवेट जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं उन्होंने जीता है। दिल्ली ओपन जो है 2025, ये भी किरियन जैकवेट ने जीता है, ये भी मतलब फ्रांस के ही खिलाड़ी हैं। दोनों टूर्नामेंट एक ही प्लेयर ने जीता है, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहने वाला है। महाराष्ट्र ओपन 2025 की बात करूं, डेली बोर स्वरसीना का नाम ध्यान रखना है जो कि चेक गणराज्य के। WTA 1000 खिताब, ये भी टेनिस टूर्नामेंट है और ध्यान रखिएगा इसे मीरा एंड्रीवा ने जीता है। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? सॉरी, तो मीरा एंड्रीवा जो है ये रूस की प्लेयर है और अभी सबसे युवा इस खिताब को जीतने वाली सबसे युवा प्लेयर है, यानी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है, या आप कह सकते हैं सबसे युवा प्लेयर है। और एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 17 वर्ष 298 दिन इनकी आयु है। 17 वर्ष और 298 दिन इनकी आयु है जब इन्होंने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था और ये सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है। वहीं पे बात करूं मुंबई ओपन 2025 की, तो जिल टैकमैन जो कि स्विट्जरलैंड की प्लेयर है, इन्होंने ये टेनिस टूर्नामेंट मुंबई ओपन 2025 अपने नाम किया है। और ध्यान रखिएगा मुंबई ओपन जो टूर्नामेंट है ये केवल महिलाओं का टूर्नामेंट है, ध्यान रखिएगा ये केवल महिलाओं का टूर्नामेंट था, ये ध्यान रखना, टेनिस टूर्नामेंट है। फिर रोटरडम ओपन की बात करूं अगर मैं, तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि साल में ना 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यानी टेनिस के बड़े टूर्नामेंट 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और जनवरी में अभी हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, और ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हुआ था इसके अंदर जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, और वहीं पे मेडिसन कीच जो कि अमेरिका की हैं, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है, टेनिस टूर्नामेंट के अंदर जो ग्रैंड स्लैम के क्वेश्चन है वो बनते रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला ग्रैंड स्लैम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अलावा फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और आपका लास्ट में यूएस ओपन होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम, यानी ये जो 4 टेनिस टूर्नामेंट है बड़े वाली, ये हर साल आयोजित होते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में आयोजन होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? अभी नवरत्न कंपनी का जो दर्जा दिया गया है वो किसको दिया गया है? यहाँ पे आपको 2 कंपनियों का नाम ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है IRCTC और दूसरा ध्यान रखना है IRFC। IRCTC की बात करूं तो ये 25वीं कंपनी बनी है नवरत्न कंपनी,
है ना। और आईआरएफसी की बात करूं तो ये आपकी 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो अब कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं, तो अब कुल 26 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। 25वें और 26वें क्रम को ध्यान रखिएगा जो अभी बनी है। दोनों ही रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। कौन से सेक्टर से? तो दोनों ही रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। और आपको ध्यान रखना, नवरत्न का दर्जा मिलने से इन दोनों को ना ज्यादा वित्तीय स्वायत्ता मिलेगी अब पहले की तुलना में। यानी अगर बात करूं तो ये अब जो कंपनियां हैं ये सरकार की मंजूरी के बिना 1,000 करोड़ रुपए का, ध्यान रखिएगा, 1,000 करोड़ रुपए का ये निवेश कर पाएगी। ठीक है, बिना सरकार की मंजूरी के जो नवरत्न कंपनी होती है वो इतना करती है। सॉरी, यहां पे दोनों कंपनियों की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। आईआरसीटीसी की बात करूं तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होती है इसकी फुल फॉर्म, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी, ये दोनों ही कंपनियां हैं। 25वें और 26वीं नंबर की नवरत्न कंपनी है। और ध्यान रखिएगा कुल नवरत्न कंपनी अब कितनी हो गई है, तो 26 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मनन कुमार मिश्रा। कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मनन कुमार मिश्रा बन तो गए हैं, ये लगातार 7वीं बार बने हैं। कौन सी बार? लगातार 7वीं बार ये अध्यक्ष बने हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप इनको देख रहे हैं ये बिहार से एमपी भी है राज्यसभा के, यानी बिहार से राज्यसभा के सांसद भी है ना। वरिष्ठ एडवोकेट है, ये वरिष्ठ अधिवक्ता है। इनका नाम है मनन कुमार मिश्रा। और ध्यान रखिएगा लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और वर्तमान में बिहार राज्यसभा सांसद भी हैं, बिहार से राज्यसभा सांसद भी हैं। इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 साल का होगा। देखिए, जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 2 साल का कार्यकाल होता है। 2027 तक ये पद पर बने रहेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, बीसीआई बोला जाता है ना, इसका काम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये भारत में जो कानूनी शिक्षा है या फिर जो एडवोकेट्स, जो वकील होते हैं, उनके लिए व्यावसायिक आचरण और उनके जो डिसिप्लिन, यानी कि अगर हम कहें हिंदी में तो शिष्टाचार के मानक निर्धारित करता है यही बीसीआई। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है इस बीसीआई का। वहीं पे बात करूं ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो कौन बने हैं 26वें नंबर के, ज्ञानेश कुमार। तुहिनकांत पांडे की बात करूं तो अभी सेबी के अध्यक्ष बने हैं 11वें नंबर के। संजय मल्होत्रा की बात करूं तो आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी सीजीडीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर मयंक शर्मा को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है ना। अगर हम बात करें, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है डॉक्टर मयंक शर्मा। ठीक है, और यही बने हैं आपके रक्षा लेखा महानियंत्रक। अच्छा, यहाँ पे बी नारायणन को देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि अभी हाल ही में इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। देवजीत सैकिया की बात करूं तो बीसीसीआई के अभी क्या बने हैं, ये सचिव बने हैं, है ना। जनवरी महीने में मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14वें संस्करण में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, इसे शॉर्ट में FIL, ध्यान से सुनिएगा, FILA यानी फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा न्यूज़पेपर के अंदर कहीं कहीं पे। तो शॉर्ट में भी अगर आपसे एग्जाम में आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होइएगा। नाम क्या है? आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है जय शाह को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जय शाह है ये आईसीसी के
अध्यक्ष है, यानी आईसीसी के चेयरमैन है या आप कह सकते हैं अध्यक्ष हैं, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं अभी तक, आपको ध्यान रखना है आईसीसीआई के। अभी तक जो भी आईसीसी के अध्यक्ष बने थे, आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने हैं अभी तक में, तो जय शाह बने हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, आईसीसी के अध्यक्ष है, और जैसा नाम आपको ध्यान रखना ही रखना है। इनको आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई, जीएसआई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, अभी इसने 175वीं वर्षगांठ मनाई है। तो कब मनाई है इसने, कितनी तारीख को, तो आपको ध्यान रखना है, या तो वर्षगांठ एग्जाम में पूछा जा सकता है या आपसे आपसे पूछा जाएगा स्थापना दिवस। ठीक है, तो जीएसआई ने अभी 175वीं स्थापना दिवस या वर्षगांठ जो मनाई है, वो मनाई है 4 मार्च को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, 4 मार्च 2025 को मनाया है। यहाँ पे बोर्ड पे देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 1851, है ना, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1851 में इसकी स्थापना होती है, 4 मार्च को ही स्थापना होती है, इसलिए हम 4 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। एक बार बात करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा, इसका कार्य क्या है। अगर मैं कहूं कि ये जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इसका काम क्या है, तो देश के अंदर जो भी खनिज संसाधन है उनका आकलन करना, और जो भी भूवैज्ञानिक आंकड़े हैं उनका सर्वेक्षण करना, प्राकृतिक खतरों को ऊपर अध्ययन करना, कहीं रेल बनाना है या कोई सड़क बनानी है, तो उससे रिलेटेड जो भी भूमि का सर्वेक्षण होता है वो यही करता है जीएसआई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ अपने देश के अंदर जो भी खनिज संसाधन है उनका आंकलन करना, सर्वेक्षण करना काम किसका है, इसी जीएसआई का काम है। जीएसआई के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 4 मार्च 1851, और ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, मुख्यालय भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, कोलकाता, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर इसका मुख्यालय है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है, तो असित शाह जो है वर्तमान में इसके क्या है, महानिदेशक हैं, यानी जनरल डायरेक्टर है। खान मंत्रालय के अधीन ये जो है आपका जीएसआई है जो आता है, यानी खान मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए स्वावलंबनी कार्यक्रम किसने शुरू किया है। तो अभी महिला उद्यमिता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी बात कर लेते हैं, इसको बढ़ाने के लिए अभी ये जो स्वावलंबनी कार्यक्रम है इसको शुरू किया है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है नीति आयोग, यानी दोनों ने मिलकर के इस पे काम किया है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दरअसल ये जो स्वावलंबनी कार्यक्रम है ना, ये फरवरी में 7 फरवरी को ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। अब मार्च में इसे देश भर में लागू किया गया है, और इसका संबंध किससे है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप यानी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये चालू किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि जब कभी भी हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, है ना, कोई भी ऐसी योजना परियोजना जिसमें महिलाओं के उत्थान की बात होती है, तो वो एग्जाम में पूछने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिला है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के अंदर अभी 3 कितने उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 3 चक्रवात यानी कि साइक्लोन देखने को मिले। नाम क्या है, सेरू, राय और अल्फ्रेड, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्रशांत क्षेत्र की अगर हम बात करें, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र की, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका सेरू, ऑप्शन ए जो है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या दिख रहा है, राय, ऑप्शन बी, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अल्फ्रेड, ये है आपका ऑप्शन सी, यानी अल्फ्रेड। ये वो 3 चक्रवात है, 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, चक्रवात कैसे बनते हैं, चक्रवात बनने के लिए देखिए क्या होता है, जब भी टेम्परेचर हाई होगा, है ना, ध्यान से समझिएगा, जब भी टेम्परेचर यानी तापमान हाई होगा, तब हवा क्या हो जाएगी, जो वायु है, जो हवा है वो क्या हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी। और जब हवा हल्की होगी, है ना, तो ये क्या होगी, हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी, और जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो इसी की वजह से क्या बनता है, चक्रवात बनता है, यानी ऐसे गोल 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 घूमता है ये।
ठीक है, आप ये समझ लिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको ये चीज समझाई है। और आजकल जहां चक्रवात नहीं आने चाहिए वहां भी आपको चक्रवात देखने को मिल रहे हैं, है ना। आपको अगर देखने को मतलब आप ऐसा सोचिए कि अपने भारत में भी पहले हमेशा अक्टूबर या नवंबर में, क्योंकि उस टाइम पे अक्टूबर से दिसंबर के बीच का ऐसा समय होता है जब चक्रवात बनने की संभावनाएं प्रबल रहती है। लेकिन अब जो है इसके अलावा भी आपको बहुत सारे चक्रवात देखने को मिल रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन सेम यही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा हल्की होगी, तो जहां पे भी मतलब चक्रवात बहुत कम देखने को मिलते हैं, अब इस टाइम पे जलवायु परिवर्तन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें चक्रवात की संख्या थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लू ओरिजिन की न्यू शेपर्ड 30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? देखिए, ब्लू ओरिजिन की बात करूं तो ये एक स्पेस कंपनी है। जैसे एलन मस्क की स्पेस एक्स है ना, वैसे ही अमेजन कंपनी के मालिक हैं जेफ बेजोस। आपको पता है ना, अमेजन जिससे आप शॉपिंग करते हैं, अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, इन्हीं की कंपनी है ये ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी है। ठीक है, और इसी का एक मिशन है न्यू शेपर्ड मिशन। ध्यान रखिएगा, ये न्यू शेपर्ड जो लिखा हुआ है ना 30, इसे ज्यादातर जगह पे आपको NS30 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, NS30 का मतलब क्या है, न्यू शेपर्ड 30 यानी 30वीं उड़ान है। इसका मतलब क्या है, 30वीं उड़ान है। न्यू शेपर्ड मतलब NS मतलब ये मिशन का नाम है। सॉरी। अब आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ये जो आपको 6 यात्री दिख रहे हैं, ये वही 6 यात्री हैं जो इसके अंदर जाने वाले हैं। तो इसमें 6 यात्री यानी 6 अंतरिक्ष यात्री जो हैं, इसके अंदर टोटल कितने, 6 यात्री जो हैं वो कहां पर जाएंगे, तो स्पेस में जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे इस मिशन के द्वारा। और आपको ध्यान रखना, न्यू शेपर्ड की ये 30वीं उड़ान है। 30 देखते ही आप समझ गए होंगे। और इसके अंदर ये जो पर्सन को आप देख रहे हैं ना, ये शक्ल से ही आपको लग जा रहे होंगे कि ये भारतीय हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो यही है आपके तुषार मेहता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तुषार मेहता जो हैं ये दूसरे, ध्यान रखिएगा, दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री बने हैं, है ना, न्यू शेपर्ड मिशन के अंदर जाने वाले। अच्छा, इससे पहले कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, पहले सॉरी, पहले व्यक्ति कौन थे, तो गोपी थोटाकुरा का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गोपी थोटाकुरा का नाम आपको ध्यान रखना है, ये आपके पहले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री थे। और तुषार मेहता जो है ये आपके दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं। अब यहाँ पे ना एक और चीज आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है कि ये तो NS30 मिशन है। जब NS31 मिशन है, जब जाएगा, ध्यान रखिएगा इसके अंदर जितनी भी यात्री हैं मतलब वो सभी महिला यात्री होंगी। अगला मिशन जो है इनका, अगली जो उड़ान है NS31, ये NS30 है। और अगली उड़ान जो NS31 है, इसके अंदर जितनी भी मतलब जो भी मतलब अंतरिक्ष यात्री रहेंगे वो सभी महिलाएं रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये कौन है, इनका नाम है तनुष्का सिंह। क्या नाम है? तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह जो है ये जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन जो है इसमें स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तनुष्का सिंह की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश की लखनऊ से इनका संबंध है ना। और अभी ये पहली महिला पायलट बनी है इस जगुआर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली। अगर हम बात करें तो ये जो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह है ये यूपी की रहने वाली हैं, और जगुआर वायुसेना की अटैक एयरक्राफ्ट है। ये जो जगुआर एयरक्राफ्ट है ना, ये जो आप एयरक्राफ्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट, इसका नाम क्या है, जगुआर एयरक्राफ्ट। जगुआर एयरक्राफ्ट जो है ये अटैक एयरक्राफ्ट है, यानी हमलावर विमान है ये, है ना, हमला करने वाली। और ये विमान जो है ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। ये जो विमान है ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माधवीपुरी बुच का नाम देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि अभी सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी, माधवीपुरी बुच। और सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, तुहिनकांत पांडे। वही बात करूं अनामिका बी राजीव की बात करूं तो इनको देख करके आपको याद आ रहा होगा, भारतीय नौसेना में पहली हेलीकॉप्टर पायलट थी ये, भारतीय नौसेना के अंदर
ठीक है, हेलीकॉप्टर पायलट थी किसमें, भारतीय नौसेना में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अनामिका बी राजीव इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, विदर्भ जो है उसने इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया था, और किसको हराया के, तो केरल को हरा करके ये प्रतियोगिता अपने नाम किया था। ठीक है, और कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने सभी लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, सबके आंसर सही थे, है ना। एक बच्चे को छोड़ दूं तो बाकी सबका आंसर जो था वो सही था। ठीक है, आज आपके लिए फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। नाम क्या है, ऑस्कर अवार्ड 2025। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मेरा क्वेश्चन ये है कि बेस्ट फिल्म के साथ साथ आपको बेस्ट एक्टर, ठीक, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, इन तीनों का भी नाम आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में अगर आपने ये तीनों नाम लिख दिए ना, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपको लिखने से ना बहुत ज्यादा चीजें जो है वो रिवाइज होंगी, याद होंगी, और आप कभी भूलेंगे नहीं। और एग्जाम के अंदर आपके समय की भी बचत होगी। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत 1 सेकेंड में आप टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का नाम आपको बताना है, साथ ही साथ बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर जो है वो कौन, मतलब इनको जो अवार्ड दिया गया, ये ऑस्कर अवार्ड पाने वाले इन तीनों के भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं इसलिए लिखने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप चीजों को लिखेंगे तो लिखने से आपको चीजें थोड़ी सी याद होंगी, है ना। लिखने के लिए आपको चीजें सोचनी ही पड़ेगी, और जब आप चीजों को सोचेंगे तभी तो लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ, आज के वीडियो का जो लाइक का टारगेट रखा गया है वो मात्र 100 लाइक का टारगेट रखा है मैंने, और उम्मीद करता हूं कि आप ये जो टारगेट है इसको पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे, है ना। आपके इस सहयोग से मेरा मोटिवेशन जो है वो काफी बढ़ेगा। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में कल की